सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो इम्यूनिटी की थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ दिया था, आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी हम शुरू करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले एंटीजन के बारे में। तो देखो, एंटीजन किसी भी मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस को हम एंटीजन कब बोलेंगे? जब उसके पास ये दो प्रॉपर्टी होगी, दैट इज इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी होती है एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट, और वो इम्यून रिस्पॉन्स ऑब्वियसली क्या होता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। वर्ड से ही समझो, इम्यूनोजेनिसिटी मतलब इम्यून, इम्यून आ रहा है ना वर्ड में, तो एबिलिटी टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। और एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? एबिलिटी टू बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जिस एंटीजन के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंटीजन। अब अगर कंप्लीट एंटीजन बोल रहे हैं तो कुछ इनकम्प्लीट एंटीजन भी होगा। इनकम्प्लीट एंटीजन होता है जिसपे इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती, ओनली एंटीजेनिसिटी। मतलब वो होस्ट के अंदर अगर एंटर करे तो वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल या सेल होगा उससे बाइंड कर सकते हैं और अपना रिएक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका दूसरा नाम होता है हेप्टेंस। एग्जांपल है हेपारिन। आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मतलब अगर हेपारिन हम कंटिन्यूसली देते रहें ज़्यादा टाइम तक, तो उस पर्सन को एक डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। होता क्या है, जो हेपेरिन है वो प्लेटिलेट के सरफेस पे रिसेप्टर से बाइंड करता है और क्या करता है, प्लेटिलेट की कोएगुलेशन एबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे जगह जगह प्लेटिलेट्स जो है वो कोएगुलेट हो जाते हैं और क्लॉट बनाते हैं और सीरम में प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं। तो हेपेरिन हैप्टेन है, मतलब उसने कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कराया, लेकिन एंटीजेनिसिटी है, यानी वो रिसेप्टर पे बाइंड करा। अब अगर हैप्टेन यानी इनकम्प्लीट एंटीजन को हमें कंप्लीट एंटीजन बनाना है, तो हम ऑब्वियसली उसे किसी प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। ओके, जिससे वो कंप्लीट बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ एंटीजन में देखो, टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन। देखो क्या है, ये नॉर्मल प्रोसेस है इम्यून मैकेनिज्म का, जो मैंने ऊपर बताया था कि एंटीजन एपीसी पे गया, वहां से टी सेल, वहां से बी सेल, वहां से एंटीबॉडी बनी। तो ये तो नॉर्मल टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन है। अब टी सेल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एंटीजन क्या हुआ? वो टी सेल पे ना जाके डायरेक्ट बी सेल पे गया, मतलब एंटीजन ऑब्वियसली यहाँ बीच में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, फिर वहां से बी सेल पे गया, तो टी सेल पे नहीं गया वो। दूसरा है सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन क्या है? आप वर्ड से समझो, ये सुपर है। सुपर का मतलब ये है कि इसको किसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत नहीं है टी सेल पे जाने के लिए। तो ये डायरेक्ट एंटीजन डायरेक्ट टी सेल रिसेप्टर पे जाता है और ना कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है। तो दूसरा होता है हेट्रोफाइल एंटीजन। अच्छा, हेट्रोफाइल एंटीजन क्या होता है? समझो, मैंने लिखा है टू ऑर्गेनिजम्स शेयर द सेम एंटीजन। जैसे फॉर एग्जांपल एप्स्टीन बार वायरस है और शीप का आरबीसी है। उन दोनों के सरफेस पे सेम एक एंटीजन होता है। तो अगर आप उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी डालो, तो अगर आपके मान लो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भले ही एप्स्टीन बार वायरस हो या फिर भले ही शीप आरबीसी हो, आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दिखेगा ही। इसे हम हेट्रोफाइल एंटीजन बोलते हैं। ओके। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसे? पॉल बेनेल टेस्ट, हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ये। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में से हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सेल्फ एंटीजन क्या होता है? देर इज नो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। मतलब जो हमारी बॉडी में एंटीजन्स हैं और वो हमारी बॉडी के ही एंटीजन्स हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसे हम सीक्वेस्ट्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड बैरियर के थ्रू हमारा जो ब्लड है जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं उससे सेपरेट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्निया के बारे में आपने सुना होगा, एपिडिडाइमिस के बारे में सुना होगा। तो दे आर हिडन फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम। लेंस ऑफ आई, स्पर्म्स एग्जाम्पल हैं। नॉन सिक्वेस्ट्रेटेड सेल्फ एंटीजन क्या होता है? इम्यून सिस्टम इन्हें रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ एंटीजन, बट तो और इसलिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता। ओके, दूसरा होता है फॉरेन एंटीजन। ऑल एंटीजन दैट एंटर द होस्ट आफ्टर द सेल्फ एंटीजन, अदर देन द सेल्फ एंटीजन, सॉरी, तो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। ये तो सिंपल है, फॉरेन एंटीजन जो इम्यूनिक एंटीजेनिसिटी जिसके पास प्रॉपर्टी हो। ओके, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी का क्या होता है? सबको पता है क्यों बॉडी बॉडी में प्रोड्यूस होती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट। तो इसका स्ट्रक्चर देखें ज़रा। तो दो हैवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है। कुछ ऐसा जैसा मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो, ये इसकी लाइट चेन है एंड दिस इज द हैवी चेन जो कि नीचे है। ओके। और जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच जंक्शन है उसे हम बोलते हैं हिंज रीजन। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द हिंज। ठीक है। जो हिंज रीजन के नीचे वाला पार्ट है उसे हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। जो उसके ऊपर वाला पार्ट है उसे हम वेरिएबल रीजन।
अच्छा, एक करेक्शन करता हूँ, जब मैं लाइट चेन बता रहा था तो मैंने इसे हाईलाइट किया था, ये नहीं, जो ये सामने लाइट ग्रीन से है, दिस इज द लाइट चेन, आई एम सॉरी, दिस इज कांस्टेंट चेन, लाइट हैवी चेन सॉरी, एंड दिस इज द लाइट चेन। कांस्टेंट रीजन जो हिंज रीजन रीजन से नीचे है, और वेरिएबल रीजन जो उससे ऊपर है। ठीक है। अब जो ये हमारे पास जो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच का जंक्शन है, यहाँ पे हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पे क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है। जो है अपर रीजन है, जिसे वेरिएबल रीजन बोला था, उसको एफ ए बी भी बोलते हैं। और जो नीचे वाला रीजन है, इसे हम एफ सी भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट रीजन। ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, यहाँ पे अमीनो टर्मिनल होता है। ये तो थोड़ा लर्निंग वाली बात है। ठीक है। अब एंटीबॉडी के बारे में एक बात और, कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इन्हें डिग्रेड करते हैं, जैसे पेपेन और पेप्सिन। सुना ही होगा, ये दोनं क्या होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम। पेप्सिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जीएलपी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपेन की। तो पेपेन एंटीबॉडी को कहाँ तोड़ेगा? हिंज रीजन पे तोड़ेगा, और उससे क्या होगा? दो तो हमारे एफ ए बी रीजन बन जाएंगे, यानी दो वेरिएबल रीजन बन जाएंगे, और एक कांस्टेंट रीजन बन जाएगा। ठीक है। पेप्सिन के बारे में बात करें तो वो हिंज रीजन से थोड़ा नीचे उसे ब्रेक करेगा। तो इससे होगा क्या? देखो, एफ ए बी रीजन जो है, ये तो दो ही बनेंगे, लेकिन जो एफ सी रीजन था, उसे तो तोड़ दिया। तो जो एफ सी रीजन है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, उसे तोड़ दिया है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम बस बोलेंगे कि दो एफ ए बी रीजन बने। एफ सी रीजन इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज वो फ्रेगमेंटेड हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजन। पहला डिटर्मिनेंट होता है आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट। आइसोटोप आपको पता है क्या होता है? सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो they are isotopes formed due to the variation in constant region of both heavy and light chain। तो कांस्टेंट रीजन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो आइसोटोप्स बनते हैं, उसे हम आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे आ, अगर हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के बारे में बात करें, तो 5 क्लासेस बन जाती है। आईजीएम, आईजीए, आईजीई, आईजीडी को भी हम इन्हीं के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन, इनको हम बोलते हैं गामा, डेल्टा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। और आप देख सकते हो, मैंने लिखा है कि कौन सा रीजन कौन सी एंटीबॉडी में प्रेजेंट है। बात करें लाइट चेन की, तो वो सबसे सिंपल है, बस दो ही क्लासेस होती हैं, कापा एंड डेल्टा, कापा एंड गामा, कापा एंड गामा। ओके। तो आईजीएम में ही प्रेजेंट होती है दे, बट एक आईजीएम में ये दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। एक आईजीएम में दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, सॉरी, कापा एंड लैम्डा, थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल जाता है। अब इडियोटोपिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करें, तो दे आर ड्यू टू वेरिएशन इन वेरिएबल रीजन। ये था वेरिएशन इन कांस्टेंट, दिस इज ड्यू टू वेरिएशन इन वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है, मेन आप बस यही याद रखो कि हैवी चेन की वजह से 5 आते हैं, डेल्टा, अल्फा, सॉरी, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, और उसकी वजह से कापा एंड लैम्डा। अब थोड़ा बात करते हैं 5 एंटीबॉडीज, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जैसे आईजीजी है, इट इज़ अ मोनोमर, सबसे ज़्यादा सीरम में कंसंट्रेशन रहती है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें सबसे कम होता है। फंक्शन क्या होता है? फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू बेबी वाया क्रॉसिंग प्लेसेंटा, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी 4 क्लासेस होती हैं, IgG1 to 4। जो G2 होती है, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, और जो G4 होती है, इट डज नॉट फिक्स द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आईजीए के बारे में बात करें, तो ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो ब्लड आईजीए और एक सिक्रीटरी आईजीए। ब्लड आईजीए प्लाज्मा सेल से बनती है, और जो सिक्रीटरी आईजीए है वो म्यूकस सेल में प्रेजेंट होती है, और म्यूकस फंक्शन, म्यूकोजा के फंक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। ब्लड आईजीए मोनोमर है, जबकि जो म्यूकोजा आईजीए एंड सिक्रीटरी आईजीए वो डायमर। फंक्शन क्या है? फिक्स कॉम्प्लीमेंट इम्यूनिटी टू द बेबी, क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होती है। आईजीएम की बात करें तो पेंटामर है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है। फंक्शन है फिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड एग्लूटिनेशन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आईजीडी की बात करें, मोनोमर है, सरफेस रिसेप्टर बी सेल, मतलब जो आईजीडी का सरफेस रिसेप्टर है वो बी सेल पे प्रेजेंट है। आईजीई की बात करें, मोनोमर है, इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो ये तो वीडियो थी एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन।